28 जुलाई 1914 मानव इतिहास का एक ऐसा दिन जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस दिन शुरुआत हुई थी प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, जिसे ग्रेट वॉर अथवा ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। उस समय ऐसा माना गया था कि इस युद्ध के बाद सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इस युद्ध के बाद एक ऐसी महान शक्ति सामने आएगी जो पूरे विश्व पर राज करेगी। अतः इसे वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी कहा गया, किंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसे ग्रेट वॉर इसलिए कहा गया है कि इस समय तक इससे बड़ा युद्ध नहीं हुआ था। यह लड़ाई 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चली थी, जिसमें मरने वालों की संख्या 1 करोड़ 70 लाख थी। इस आंकड़े में 1 करोड़ 10 लाख सिपाही और लगभग 60 लाख आम नागरिक मारे गए थे। इस युद्ध में जख्मी लोगों की संख्या 2 करोड़ थी। प्रथम विश्व युद्ध से पहले किसी को यह अंदाजा नहीं था कि लगभग सभी देश एक साथ इस युद्ध में कूदेंगे। इस युद्ध में मरने वालों की संख्या से इस युद्ध की बर्बादी का हिसाब लगाया जा सकता है। इससे पहले सिर्फ लड़ाइयाँ होती थी, पर यह एक भीषण महायुद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध में 2 योद्धा दल सामने आए थे। इस युद्ध में एक तरफ था अलाइड शक्ति यानी कि मित्र देश और दूसरी तरफ थी सेंट्रल शक्ति। अलाइड शक्ति में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापान था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इस युद्ध में 1917 के दौरान शामिल हुआ था। वहीं दूसरी ओर सेंट्रल शक्ति, जिसमें केवल 4 देश मौजूद थे। ये 4 देश ऑस्ट्रो, जर्मनी, बुल्गारिया, ओटोमन एम्पायर थे। इस समय ऑस्ट्रो हंगरी में हम्सबर्ग नामक वंश का शासन था और ओटोमन आज के ओटोमन तुर्की का इलाका है। विश्व को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की ओर धकेलने वाले कारकों में कोई एक घटना या कारण प्रमुख नहीं था, बल्कि ऐसे बहुत से कारण थे जिनके चलते समस्त विश्व को इस भयानक त्रासदी को झेलना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के 4 प्रमुख कारण हैं। इन कारणों को मेन के रूप में याद रखा जाता है। इस शब्द में एम मिलिट्रिज्म सैन्यवाद, ए अलायंस सिस्टम गठबंधन प्रणाली, आई इंपेरियलिज्म साम्राज्यवाद, एन नेशनलिज्म राष्ट्रवाद के लिए आता है। नंबर 1 मिलिट्रिज्म यानी कि सैन्यवाद। 20वीं सदी में प्रवेश करते ही विश्व में हथियारों की दौड़ शुरू हो गई थी और हर देश ने खुद को हर तरह से आधुनिक हथियारों से लैस करने का प्रयास किया। इस प्रयास के अंतर्गत सभी देशों ने अपने अपने देश में इस समय आविष्कार होने वाले मशीन गन, टैंक, बंदूक लगे बड़े जहाज, बड़ी आर्मी का कॉन्सेप्ट आदि का आविर्भाव यानी कि प्रकट किया। कई देशों ने भविष्य के युद्धों की तैयारी में बड़ी बड़ी आर्मी तैयार कर दी। इन सभी चीज़ों में ब्रिटेन और जर्मनी दोनों काफ़ी आगे थे। इनके आगे होने की वजह इन देशों में औद्योगिक क्रांति का बढ़ना था। औद्योगिक क्रांति की वजह से यह देश बहुत अधिक विकसित हुए और अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया। इन दोनों देशों ने अपने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया और बड़ी बड़ी विभिन्न कंपनियों में मशीन गन और टैंक आदि के निर्माण कार्य चलने लगे। इस समय विश्व के अन्य देश चाहते थे कि वे ब्रिटेन और जर्मनी की बराबरी कर लें, किंतु ऐसा होना मुश्किल था। मिलिट्रिज्म की वजह से कुछ देशों में यह अवधारणा बन गई कि उनकी सैन्य क्षमता अति उत्कृष्ट है और उन्हें कोई भी किसी भी तरह से हरा नहीं सकता। लेकिन ये एक गलत अवधारणा थी और इसी अवधारणा के पीछे कई देशों ने अपनी मिलिट्री का आकार बड़ा किया। अतः मॉडर्न आर्मी का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हुआ था। जितनी बड़ी आर्मी उतना ताकतवर देश। नंबर 2 पर आता है अलायंस सिस्टम यानी कि गठबंधन प्रणाली, जिसे हम संधियां भी कहते हैं। यूरोप में 19वीं शताब्दी के दौरान शक्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों ने अलायंस अथवा संधियां बनानी शुरू की।
इन संधियों का सीधा सा अर्थ था कि यदि यूरोप के किसी एक राष्ट्र पर शत्रु राष्ट्र की ओर से हमला होता है तो उस राष्ट्र की रक्षा हेतु सहयोगी राष्ट्रों को सहायता के लिए आगे आना होगा। उस समय कई तरह की संधियां गुप्त रूप से भी हो रही थी, जिससे किसी तीसरे देश को यह पता नहीं चलता था कि उसके सामने के दो देशों के मध्य क्या संधियां हुई हैं। इस समय मुख्य तौर पर दो संधियां हुई जिनके दूरगामी परिणाम हुए। साल 1882 का ट्रिपल अलायंस, जो कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच हुई थी। साल 1907 का ट्रिपल एंटेंट, जो कि फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बीच हुआ था। हालांकि संधि के हिसाब से इटली जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ था, किंतु युद्ध के दौरान इसने अपना पाला बदल लिया और फ्रांस एवं ब्रिटेन के साथ लड़ाई लड़नी शुरू की। इस युद्ध का तीसरा प्रमुख कारण था साम्राज्यवाद यानी कि इंपेरियलिज्म। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्से कच्चे माल की उपलब्धता के कारण यूरोपीय देशों के बीच विवाद का विषय बने हुए थे। इस समय जितने भी पश्चिमी यूरोप के देश थे वो चाहते थे कि उनके कॉलोनीज का विस्तार अफ्रीका और एशिया में भी फैले। इस घटना को स्क्रम्बल्स ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका की दौड़ भी कहा गया। इसका मतलब ये था कि अफ्रीका अपने जितने भी अधिक क्षेत्र बचा सकता है बचा ले, क्योंकि इस समय अफ्रीका का क्षेत्र बहुत बड़ा था। यह समय 1880 के बाद का था जब सभी बड़े देश अफ्रीका पर कब्जा कर रहे थे। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम आदि देश थे। इन सभी देशों का नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था। इस नेतृत्व की वजह थी कि ब्रिटेन इस समय सबसे ज्यादा पावरफुल था। इसके विकास मॉडल को सभी देश कॉपी करना चाहते थे। पूरी दुनिया के 25% हिस्से पर एक समय ब्रिटिश शासन का राजस्व था। इस 25% क्षेत्र की वजह से इसके पास बहुत अधिक संसाधन आ गए थे। इसकी वजह से इसकी सैन्य क्षमता में भी खूब बढ़ोतरी हुई थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत से 13 लाख सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। ब्रिटेन आर्मी में जितनी भारतीय सेना थी उतनी खुद ब्रिटेन की सेना नहीं थी। जब जर्मनी और इटली इस उपनिवेशवादी दौड़ में शामिल हुए तो उनके विस्तार के लिए बहुत कम संभावनाएं बची। इसका परिणाम यह हुआ कि इन देशों ने उपनिवेशवादी विस्तार की एक नई नीति अपनाई, और यह नीति थी कि दूसरे राष्ट्रों के उपनिवेशों पर बलपूर्वक अधिकार कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अधिक साम्राज्यों की इच्छा के कारण यूरोपीय देशों के मध्य टकराव में वृद्धि हुई, जिसने समस्त विश्व को प्रथम विश्व युद्ध की ओर धकेलने में मदद की। अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करने के उद्देश्य से जर्मनी ने जब बर्लिन बगदाद रेल मार्ग योजना बनाई तो इंग्लैंड के साथ साथ फ्रांस और रूस ने भी इसका विरोध किया, जिसके चलते इनके बीच कटुता में और अधिक वृद्धि हुई। नंबर 4, राष्ट्रवाद। 19वीं शताब्दी में देशभक्ति की भावना ने पूरे यूरोप को अपने कब्जे में कर लिया था। जर्मनी, इटली और अन्य बाल्टिक देश आदि जगह पर राष्ट्रवाद पूरी तरह से फैल चुका था। इस वजह से लड़ाई एक ग्लोरियस लड़ाई के रूप में भी सामने आई और यह लड़ाई ग्लोरी ऑफ वॉर कहलाई। इन देशों को लगने लगा था कि कोई भी देश लड़ाई लड़के और जीत के ही महान बन सकता है। इस तरह से देश की महानता को उसके क्षेत्रफल से जोड़कर देखा जाने लगा। प्रथम विश्व युद्ध से पहले एक पोस्टर बना था जिसमें कई देश एक दूसरे के पीछे से प्रहार करते हुए नजर आए थे। इसमें साइबेरिया को छोटे बच्चे के रूप में दिखाया गया। इस पोस्टर में साइबेरिया अपने पीछे खड़े ऑस्ट्रिया से कह रहा था कि यदि तुम मुझे मारोगे तो रूस तुम्हें मारेगा। इसी तरह यदि रूस ऑस्ट्रिया को मारता है तो जर्मनी रूस को मारेगा। इस तरह सभी एक दूसरे के दुश्मन हो गए, जबकि झगड़ा सिर्फ साइबेरिया और ऑस्ट्रिया के बीच था। जर्मनी और इटली का एकीकरण भी राष्ट्रवाद के आधार पर ही किया गया था। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना अधिक प्रबल थी, क्योंकि उस समय बाल्कन प्रदेश तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अतः जब तुर्की साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने स्वतंत्रता की मांग शुरू कर दी। बोस्निया और हर्जेगोविना में रहने वाले स्वालिक लोग ऑस्ट्रिया का हिस्सा अब नहीं बना रहना चाहते थे, बल्कि वे सर्बिया में शामिल होना चाहते थे, और बहुत हद तक उनकी इस इच्छा के परिणाम स्वरूप ही विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इस तरह राष्ट्रवाद युद्ध का कारण बना। रूस का मानना था कि स्वालिक यदि ऑस्ट्रिया एवं तुर्की से स्वतंत्र हो जाता है तो वह उसके प्रभाव में आ जाएगा। यही कारण रहा कि रूस ने अखिल स्वाल अथवा सर्वस्वाल आंदोलन को बल दिया। स्पष्ट है कि इससे रूस और ऑस्ट्रिया के मध्य संबंधों में कटुता आई। इसी तरह के और भी बहुत से उदाहरण रहे जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को उग्र बनाते हुए संबंधों को तनावपूर्ण स्थिति में ला खड़ा किया। ऐसा ही एक उदाहरण है सर्व जर्मन आंदोलन।
इस युद्ध के कुछ तात्कालीन कारण भी थे, जैसे आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। जून 1914 में जब आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनांड, जो कि ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे और इस राज्य के अगले राजा बनने वाले थे, इस समय ये साराजेवो, जो कि बोस्निया में है, वहां अपनी पत्नी के साथ घूमने आए। तभी गार्विलो प्रिंसेप नामक आदमी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। एक सर्बियाई व्यक्ति जिसका यह सोचना था कि ऑस्ट्रिया के बजाय सर्बिया को बोस्निया पर नियंत्रण करना चाहिए। इससे सारा यूरोप सदके में आ गया। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदायी माना। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया कि वह 48 घंटे के अंदर इस घटना के संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट कर अपराधियों का दमन करे, जल्द ही आत्मसमर्पण कर दे और साइबेरिया ऑस्ट्रिया के अधीन हो जाए। इस मसले पर साइबेरिया ने रूस से मदद मांगी और रूस को बाल्टिक्स में हस्तक्षेप करने का एक और मौका मिल गया। रूस का साइबेरिया को मदद करने का एक कारण स्वालिक साइबेरिया को सपोर्ट करना भी था। रूस और साइबेरिया दोनों में रहने वाले लोगों को स्वालिक कहा जाता है और इसी समय ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी से मदद मांगनी शुरू की। इस पर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को एक ब्लैंक चेक दिया और कहा कि आप जो करना चाहते हो जर्मनी आपका पूरा सहयोग करेगी। इसके बाद जर्मनी ने रूस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया के मध्य संधि हुई थी। और इसके बाद ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी ने तटस्थ बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया था, जबकि ब्रिटेन ने बेल्जियम और फ्रांस दोनों की रक्षा के लिए समझौते किए थे। इसी कारण इन समझौतों की वजह से दो देशों के बीच की लड़ाई एक बड़ा विश्व युद्ध बन गई। जुलाई क्राइसिस के बाद अगस्त में युद्ध शुरू हो गया था। इस समय जर्मनी ने एक योजना बनाई जिसके तहत उसने पहले फ्रांस को हराने की सोची। इसके लिए उन्होंने बेल्जियम का रास्ता चुना। जैसे ही जर्मनी की मिलिट्री ने बेल्जियम में प्रवेश किया, उधर से ब्रिटेन ने जर्मनी पर हमला कर दिया। इसकी वजह यह थी कि बेल्जियम और ब्रिटेन के बीच सन 1839 में एक समझौता हुआ था, लेकिन जर्मनी इस समय फ्रांस में घुसने में सफल रहे। हालांकि वो पेरिस तक नहीं पहुंच पाए। इसके बाद जर्मनी की सेना ने ईस्ट फ्रंट पर रूस को हरा दिया। यहाँ पर लगभग 30 लाख रूसी सैनिक शहीद हुए, क्योंकि इस दौरान ओटोमन एम्पायर ने भी रूस पर हमला कर दिया था। इसकी एक वजह यह भी थी कि ओटोमन और रूस दोनों लंबे समय से एक दूसरे के दुश्मन रहे थे। इसी के साथ ओटोमन ने स्वेज कैनाल पर भी हमला कर दिया। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटेन आइलैंड को भारत से जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी कड़ी स्वेज नहर थी। यदि इस सुरंग पर ओटोमन का आधिपत्य हो जाता तो शायद ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध हार सकता था। हालांकि स्वेज कैनाल को बचा लिया गया। ट्रेंच युद्ध में वह जगह होती है जहां पर सैनिक रहते हैं, जहां से लड़ाई लड़ते हैं। खाना पीना और सोना भी इसी जगह पर होता है। प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार इतने लंबे लंबे ट्रेंच बनाए गए थे। फ्रांस और जर्मनी फ्रंट 3 साल तक ऐसे ही आमने सामने रहे। ना तो फ्रांस को आगे बढ़ने का मौका मिला और ना ही जर्मनी को। ट्रेंच बनाने का मुख्य कारण आर्टिलरी सेलिंग से बचना था। इसकी सहायता से आर्टिलरी गोलों से बचने में मदद मिलती थी, किंतु बारिश और अन्य मौसमी मार की वजह से कई सारे सैनिक सिर्फ बीमारी से मारे गए। जिस भी समय कोई सैनिक ट्रेंच से बाहर निकलता था, उसी समय दूसरी तरफ से मशीन गन से गोलीबारी शुरू हो जाती थी और सैनिक मारे जाते थे। सन 1916 में एक सोम की लड़ाई हुई थी, जिसमें एक दिन में 80,000 सैनिक मारे गए थे। इसमें अधिकतर ब्रिटेन और कनाडा के सैनिक मौजूद थे और कुल मिलाकर इस युद्ध में 3 लाख सैनिक मारे गए थे। इस समय लगभग पूरी दुनिया में लड़ाई छिड़ी हुई थी। इस वजह से इसे ग्लोबल वॉर भी कहा गया। अफ्रीका में स्थित जर्मनी की कॉलोनीज जैसे टोंगो, तंजानिया और कैमरून आदि जगहों पर फ्रांस ने हमला कर दिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया और चीनी जर्मन कॉलोनीज पर जापान ने हमला कर दिया। इस युद्ध में जापान के शामिल होने की सिर्फ एक वजह थी, ब्रिटेन और जापान के बीच का समझौता। इसके साथ ही ओटोमन जहाज़ों ने ब्लैक सागर के रूसी बंदरगाहों पर हमला करना शुरू कर दिया। ब्लैक सी में स्थित सेवास्तोपोल रूस का सबसे महत्वपूर्ण नवल बेस है। गल्लीपोली टर्की में स्थित एक राज्य है जहां पर अलाइड देशों ने हमले शुरू कर दिए। यहां पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सैन्य बल लड़ रहे थे। हालांकि यहां पर इस आर्मी को किसी भी तरह की सफलता नहीं मिली। इस युद्ध की याद में आज भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच अजनक डे मनाया जाता है। इसी के साथ कई बड़े महासागरों में नेवी युद्ध शुरू हुए। इसके बाद जर्मनी ने एक पनडुब्बी तैयार की जिसका नाम था यू बोट।
इस यू बोट ने पहले सभी अलाइड जहाज़ों पर हमला करना शुरू कर दिया। शुरू में जर्मन ने इस यू बोट से केवल नेवी जहाज़ों पर हमले किए, किंतु बाद में इस जहाज़ ने आम नागरिकों के जहाज़ पर भी हमला करना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक हमला लूसितानिया नामक एक जहाज़ जो कि अमेरिका से यूरोप के बीच आम लोगों को लाने ले जाने का काम करती थी, उस पर हमला हुआ और लगभग 1200 लोग मारे गए। यह घटना अटलांटिक महासागर में हुई थी। इस हमले के बाद ही अमेरिका साल 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया और अलाइड शक्तियों का साथ देने लगा। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। हालांकि शुरू में अमेरिका किसी भी तरह से यूरोप की इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता था, किंतु अंततः इसे भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में कई मोर्चों पर संघर्ष शुरू हुआ। इसके दो मुख्य परिदृश्य थे, जिनमें एक था पश्चिमी मोर्चा, जहां जर्मनों ने ब्रिटेन, फ्रांस और वर्ष 1917 के बाद अमेरिकियों के साथ संघर्ष किया। दूसरा मोर्चा पूर्वी मोर्चा था, जिसमें रूसियों ने जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन सेनाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा। वर्ष 1914 में थोड़े समय के लिए जर्मनी को युद्ध में बढ़त हासिल हुई। इसके बाद पश्चिमी मोर्चा स्थिर हो गया और एक लंबा तथा क्रूर युद्ध शुरू हो गया। इस बीच पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी की स्थिति मजबूत हो गई, लेकिन निर्णायक रूप से ऐसा नहीं हुआ। वर्ष 1917 में दो घटनाएं घटित हुईं, जिन्होंने संपूर्ण युद्ध का रुख ही बदल दिया। सर्वप्रथम जहां एक और संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों के बेड़े में शामिल हो गया था, वहीं दूसरी ओर रूसी क्रांति के बाद रूस युद्ध से बाहर हो गया और उसने एक अलग ही शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। अंत में वर्ष 1918 में जर्मन आक्रमण के बाद मित्र देशों के पलटवार ने जर्मन सेना को निर्णायक वापसी हेतु मजबूर कर दिया। अक्टूबर-नवंबर 1918 में क्रमशः तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे जर्मनी अकेला पड़ गया। युद्ध में पराजय और आर्थिक संकट के कारण जर्मनी में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई तथा जर्मन सम्राट केंजर विलियम द्वितीय को गद्दी त्यागनी पड़ी। इसके बाद जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना हुई। साथ ही नई सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और यह प्रलयकारी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध में सम्मिलित कोई भी देश युद्ध के लिए स्वयं को उत्तरदायी नहीं मानता था, बल्कि वे यह दावा करते थे कि उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की चेष्टा की। लेकिन शत्रु राष्ट्र की नीतियों के कारण युद्ध हुआ। हालांकि वर्साई संधि की एक धारा में जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्रों को युद्ध के लिए उत्तरदायी माना गया, किंतु यहाँ मित्र राष्ट्रों का एक पक्षी निर्णय था। वस्तुतः प्रथम विश्व युद्ध के लिए सभी राष्ट्र उत्तरदायी थे, सिर्फ जर्मनी ही इसके लिए जवाबदेही नहीं था। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की जायज मांगों को अस्वीकार कर युद्ध आरंभ करवा दिया और ऑस्ट्रिया द्वारा युद्ध की घोषणा किए जाने से रूस सैनिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य हुआ। सर्बिया की समस्या को कूटनीतिक स्तर पर हल करने के बजाय रूस ने इसका समाधान सैनिक कार्रवाई द्वारा करने का निर्णय लिया। जर्मनी की मजबूरी यह थी कि वह अपने मित्र राष्ट्र ऑस्ट्रिया का साथ नहीं छोड़ सकता था, इसलिए रूस द्वारा सैनिक कार्यवाही आरंभ होने पर जर्मनी भी सैन्य कार्रवाई हेतु बाध्य हुआ। इंग्लैंड ने भी युद्ध की स्थिति को टालने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उसने अपने सहयोगी राष्ट्रों को भी युद्ध से अलग रखने की सलाह नहीं दी। फलतः दोनों गुटों के राष्ट्र युद्ध में सम्मिलित होते गए और एक छोटा सा युद्ध विश्व युद्ध बन गया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के लिए सभी राष्ट्र उत्तरदायी थे। इसके लिए किसी एक राष्ट्र को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। इस युद्ध के कारण कई बुरे परिणाम सामने आए, जैसे आर्थिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों का बहुत अधिक धन खर्च हुआ। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था से प्राप्त धन का लगभग 60% हिस्सा युद्ध में खर्च किया। देशों को करों को बढ़ाना पड़ा और अपने नागरिकों से भी धन उधार लेना पड़ा। उन्होंने हथियार खरीदने तथा युद्ध के लिए आवश्यक अन्य चीजों हेतु अपार धन व्यय किया। इस स्थिति में युद्ध के बाद मुद्रा स्थिति को जन्म दिया। राजनीतिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध ने 4 राजतंत्रों को समाप्त कर दिया। रूस के सीजर निकोलस द्वितीय, जर्मनी के केसर विल्हेम, ऑस्ट्रिया के सम्राट चार्ल्स और ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान को पद छोड़ना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व मानचित्र में परिवर्तन आया। साम्राज्यों के विघटन के साथ ही पोलैंड,
चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लोवाकिया जैसे नए राष्ट्रों का उदय हुआ। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस की सीमाएं बदल गई। बाल्टिक साम्राज्य रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिए गए। एशिया और अफ्रीका उपनिवेशों पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार होने से वहां की परिस्थिति बदली। इसी प्रकार जापान को भी अनेक नए क्षेत्र प्राप्त हुए। इराक को ब्रिटिश एवं सीरिया को फ्रांसीसी संरक्षण में दे दिया गया। फिलीपींस इंग्लैंड को दे दिया गया। वर्सेल्स या वर्साय की संधि 28 जून 1919 को वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर के साथ प्रथम विश्व युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। वर्साय की संधि दुनिया को दूसरे युद्ध में जाने से रोकने का प्रयास थी। जर्मनी ने अपने सभी उपनिवेश खो दिए और विजेता देशों ने उन्हें वापस ले लिया। जर्मन नौसेना पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए। सेना की संख्या में नाटकीय कमी, केवल 1 लाख सैनिकों की अनुमति तथा टैंक, विमान और भारी तोपखाने रखना निषेध किया गया। इस संधि ने जर्मनी और उसके उन सहयोगियों को कुल हानि और क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें युद्ध के पुनर्मूल्यांकन के लिए मजबूर किया गया। चूंकि इस युद्ध में ब्रिटेन भी शामिल था और उन दिनों भारत पर ब्रिटेन का शासन था, अतः इस कारण हमारे सैनिकों को इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। इसके अतिरिक्त उस समय भारतीय राष्ट्रवाद के प्रभुत्व का दौरा था। राष्ट्रवादी यहाँ मानते थे कि युद्ध में ब्रिटेन को सहयोग देने के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों द्वारा भारतीय निवासियों के प्रति उदारता बढ़ती जाएगी और उन्हें अधिक संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। इस युद्ध के बाद वापस लौटे सैनिकों ने जनता का मनोबल बढ़ाया। दरअसल भारत में लोकतंत्र की प्राप्ति के वादे के तहत इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया गया था, लेकिन युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों ने रोलेक्ट एक्ट पारित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति असंतोष का भाव जागा और उसमें राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, जिसके चलते जल्द ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई।